आज की कहानी एक ऐसे ब्रह्मांड की है जहां नेक्रोमॉन्गर्स नाम की खतरनाक सेना हर ग्रह पर हमला कर रही होती है। उनका नेता लॉर्ड मार्शल पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली बन चुका होता है और जहां भी ये लोग पहुंचते हैं वहां सिर्फ मौत और तबाही दिखाई देती है। उधर दूसरी तरफ रिडिक अकेले ही कुछ खूंखार इनामी शिकारियों से बचता फिर रहा होता है। उन शिकारियों का नेता टूम्स होता है जिसे रिडिक को पकड़ने के लिए भेजा गया होता है, लेकिन रिडिक उनसे डरकर भागता नहीं। वह चालाकी से सभी को एक अंधेरी गुफा के अंदर ले जाता है जहाँ चारों तरफ सिर्फ घना अंधेरा होता है। यहीं से खेल बदल जाता है। अंधेरे का फायदा उठाकर रिडिक एक एक करके सभी शिकारियों को खत्म करना शुरू कर देता है। किसी को समझ ही नहीं आता कि मौत कहां से आ रही है। कुछ ही देर में पूरी गुफा लाशों से भर जाती है। आखिर में सिर्फ टूम्स जिंदा बचता है। तभी रिडिक उसे पकड़कर पूछता है कि उसे पकड़ने के लिए आखिर किसने भेजा था, और डर के मारे टूम्स सच बताने लगता है। टूम्स बताता है कि उसे गुप्त तरीके से काम दिया गया था, लेकिन उसे भेजने वाला आदमी हेलियन प्राइम ग्रह से था। ये सुनते ही रिडिक उसे बाहर फेंक देता है और खुद जहाज लेकर हेलियन प्राइम की तरफ निकल पड़ता है। सफर के दौरान रिडिक सोचने लगता है कि इस दुनिया में किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, यहाँ तक कि उस इंसान पर भी नहीं जिसे वह कभी अपना दोस्त मानता था। उधर क्रेमेटोरिया नाम के खतरनाक ग्रह पर कुछ लोग एक लोहे का डिब्बा घसीटते हुए लाते हैं। उसके अंदर एक महिला बंद होती है। वह बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन लोग उसे जबरदस्ती पिंजरे में बंद कर देते हैं। आसपास बंद खूंखार जानवरों की डरावनी आवाजें गूंज रही होती हैं। इसी बीच सोते समय रिडिक को एक अजीब सपना दिखाई देता है। एक रहस्यमयी महिला उससे कहती है कि जल्द ही उसे फ्यूरिया से जुड़ा अपना अतीत याद आने वाला है। तभी अचानक उसका जहाज जोर से हिलने लगता है। दूसरा जहाज उसे जांच के लिए रुकने को कहता है, लेकिन रिडिक हमला करके वहां से भाग निकलता है। दूसरी तरफ हेलियन प्राइम पर इमाम नाम का आदमी लोगों के चेहरे पर डर साफ देख रहा होता है, क्योंकि नेक्रोमॉन्गर्स कभी भी हमला कर सकते थे। जब इमाम घर पहुंचता है तो वहां रिडिक पहले से मौजूद होता है। रिडिक को शक होता है कि उसी ने उसकी जानकारी शिकारियों को दी थी, क्योंकि उसकी जगह सिर्फ इमाम को पता थी। इमाम खुद को बेगुनाह बताता है और कहता है कि उसने ये सब आने वाले खतरे की वजह से किया। तभी रिडिक की नजर इमाम की बेटी जीजा पर पड़ती है, जो रिडिक को देखकर काफी प्रभावित होती है, क्योंकि उसने उसके बारे में कई कहानियां सुनी थी। इसके बाद रिडिक इमाम से पूछता है कि आखिर उसके सिर पर इनाम किसने रखा था। कुछ देर बाद नकाब पहने कुछ रहस्यमयी लोग वहां आते हैं। उनके साथ एरियन नाम की महिला भी होती है, जो बताती है कि इनाम उसी ने रखवाया था। उसका मानना था कि सिर्फ रिडिक ही नेक्रोमॉन्गर्स को रोक सकता है। फिर इमाम एक पुरानी भविष्यवाणी के बारे में बताता है, जिसमें कहा गया था कि फ्यूरियन जाति का एक आदमी ही इस अंधकार को खत्म करेगा, और यही बात उसे बार बार रिडिक की याद दिला रही थी। इसके बाद वे लोग रिडिक से उसके अतीत और उसकी असली पहचान के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन तभी दरवाजे पर जोर जोर से हमला होने लगता है। सैनिक रिडिक को ढूंढते हुए वहां पहुंच चुके थे। इमाम रिडिक से गुजारिश करता है कि वह आने वाले हमलावरों के खिलाफ उनकी मदद करे, लेकिन रिडिक साफ मना कर देता है। वह वहां से जाने ही वाला होता है कि तभी इमाम उसे ताना मारते हुए कहता है कि उसने एक लड़की को उसकी किस्मत पर मरने के लिए छोड़ दिया। इतने में सैनिक घर के अंदर घुस आते हैं और रिडिक को कमरे में खड़ा देखते हैं, लेकिन अगले ही पल रिडिक सारी मोमबत्तियां बुझा देता है और पूरा कमरा घने अंधेरे में डूब जाता है। सैनिक अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन अंधेरे में रिडिक उन सभी को आसानी से खत्म कर देता है। डर से कांपता हुआ आखिरी सैनिक वहां से भाग जाता है। तभी रिडिक उस लड़की के बारे में पूछता है। इमाम बताता है कि उस लड़की का नाम जैक है। वह रिडिक को ढूंढते हुए उसके पास आना चाहती थी, लेकिन अब उसे क्रेमेटोरिया की खतरनाक जेल में बंद कर दिया गया है। इमाम यह भी बताता है कि जैक रिडिक को अपने बड़े भाई जैसा मानती थी, लेकिन उसे छोड़कर चले जाने के लिए वह आज तक उसे माफ नहीं कर पाई। ये सुनकर रिडिक कहता है कि सभी लोगों को शुरू से ही उससे दूर रहना चाहिए था। तभी अचानक नेक्रोमॉन्गर्स हेलियन प्राइम पर हमला कर देते हैं। कुछ ही पलों में पूरा शहर आग और तबाही में बदल जाता है। हर तरफ चीखें और भगदड़ मच जाती है। इमाम, उसका परिवार और बाकी लोग जान बचाकर भागने लगते हैं। दूसरी तरफ सैनिक पूरी ताकत से दुश्मनों का सामना कर रहे होते हैं, लेकिन आसमान से लगातार और सैनिक नीचे उतरते जा रहे थे। इसी दौरान इमाम अपने परिवार को छिपने के लिए कहता है और खुद सुरक्षित रास्ता देखने जाता है, लेकिन तभी दोनों सेनाओं के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। इमाम बीच में फंस जाता है। तभी रिडिक तेजी से आकर उसे बचा लेता है। उसी समय एक सैनिक दुश्मन को मार गिराता है, लेकिन मरने से पहले वह अपना हथियार घुमाकर आसमान में रोशनी का एक गोला छोड़ देता है। अगले ही पल नीचे का पूरा इलाका
भयानक विस्फोट में तबाह हो जाता है। धूल शांत होने के बाद रिडिक इमाम और उसके परिवार को गृह से बाहर ले जाने की बात करता है, लेकिन इमाम अपने परिवार को पहले सुरक्षित शरण स्थल तक पहुंचाना चाहता था। रिडिक इमाम और उसके परिवार को सुरक्षित जगह तक पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी नेक्रोमॉन्गर्स का एक दल बचे हुए लोगों को ढूंढते हुए वहां पहुंच जाता है। वे लोगों को उनके शरीर की गर्मी से पहचान रहे थे, इसलिए छिपना भी मुश्किल हो चुका था। रिडिक तुरंत सबको छिपने के लिए कहता है। इसी बीच इमाम उनका ध्यान भटकाने के लिए खुद दूसरी तरफ भागने लगता है ताकि उसका परिवार बच सके, लेकिन तभी एक खतरनाक योद्धा इरगन उसका पीछा करने लगता है। कुछ देर बाद इमाम चारों तरफ से घिर जाता है। मौत सामने देखकर भी वह डरता नहीं, वह शांत खड़ा रहता है जैसे उसे अपनी किस्मत पहले से पता हो। उधर रिडिक जब इमाम को ढूंढते हुए वहां पहुंचता है तो उसे जमीन पर पड़ा उसका हार दिखाई देता है। रिडिक धीरे धीरे आगे बढ़ता है और तभी उसे नीचे खून से लथपथ इमाम की टूटी हुई लाश मिलती है। अगली सुबह लॉर्ड मार्शल अपने नए जीते हुए गृह पर पहुंचता है। पूरी सेना उसके स्वागत में खड़ी होती है, जबकि कमांडर वाको और उसकी पत्नी इस तबाही को देखकर खुश हो रहे थे। इसके बाद प्यूरिफायर बचे हुए लोगों के सामने भाषण देता है। वह कहता है कि इस ब्रह्मांड के लोग भटके हुए हैं और नेक्रोमॉन्गर्स उन्हें सही रास्ता दिखाने आए हैं। वह सभी से अपने पुराने धर्म और विश्वास छोड़कर अंडरवर्ल्ड में शामिल होने को कहता है। उसके अनुसार जो उनके साथ जुड़ जाएगा उसे मौत के बाद स्वर्ग जैसी दुनिया मिलेगी। लेकिन तभी भीड़ में खड़ा एक आदमी विरोध करते हुए कहता है कि लोगों को जबरदस्ती अपना धर्म बदलने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। ये सुनते ही लॉर्ड मार्शल अपनी रहस्यमयी शक्ति का इस्तेमाल करता है और अगले ही पल वह आदमी सबके सामने अपनी आत्मा खो देता है। यह भयानक दृश्य देखकर बाकी सभी लोग डर के मारे घुटनों पर बैठ जाते हैं, लेकिन भीड़ के बीच रिडिक अकेला खड़ा रहता है। उसे देखकर वाको गुस्से में उसे घुटनों पर बैठने का आदेश देता है, लेकिन रिडिक साफ मना कर देता है। फिर वह इमाम के हत्यारे इरगन को लड़ाई के लिए ललकारता है। इरगन पूरे घमंड के साथ उसके सामने आता है, लेकिन लड़ाई शुरू होते ही रिडिक उसकी पीठ में फंसी तलवार से ही उसे मार डालता है। यह देखकर लॉर्ड मार्शल भी रिडिक से प्रभावित हो जाता है। वह खुद उसके पास आता है और उसे वही तलवार सौंप देता है। इसके बाद वह रिडिक को क्वाजी डेड्स नाम के रहस्यमयी लोगों के पास भेजने का आदेश देता है, जो आधे जिंदा और आधे मृत जैसे दिखते थे। तभी वाको की पत्नी मुस्कुराते हुए खुद रिडिक को वहां ले जाने की बात कहती है। कुछ देर बाद वे लोग नेक्रोपोलिस नाम की रहस्यमयी जगह पहुंचते हैं, जहां चारों तरफ सन्नाटा और डरावना माहौल फैला हुआ था। क्वाजी डेड्स धीरे धीरे अपने अंधेरे कमरों से बाहर आते हैं और रिडिक की यादों को देखने लगते हैं। वे उसकी जिंदगी से जुड़ी हर बात देख लेते हैं, जैक, एरियोनन और इमाम तक। कुछ देर बाद वे आखिरकार सच बता देते हैं कि रिडिक एक फ्यूरियन है। यह सुनते ही लॉर्ड मार्शल तुरंत अपने सैनिकों को उसे मारने का आदेश दे देता है, लेकिन रिडिक वहां से तेजी से भाग निकलता है। हालांकि बाहर निकलते ही वह फिर से टूम्स और उसके लोगों के हाथ लग जाता है। उन्होंने रिडिक के चोरी हुए जहाज की मदद से उसकी जगह ढूंढ ली थी। जहाज में टूम्स सोचने लगता है कि रिडिक को बेचकर सबसे ज्यादा पैसा कहाँ मिलेगा। तभी रिडिक चालाकी से उसे क्रेमेटोरिया जेल का नाम लेने पर मजबूर कर देता है। दूसरी तरफ नेक्रोमॉन्गर्स के जहाज में वाको लॉर्ड मार्शल से रिडिक के बारे में बात करता है। लॉर्ड मार्शल उसे रिडिक का पीछा करने का आदेश देता है, लेकिन वाको हैरान होता है कि आखिर एक आदमी के लिए इतनी बड़ी सेना क्यों भेजी जा रही है। उधर वाको की पत्नी धीरे धीरे उसके मन में झर भरने लगती है। वह कहती है कि असली ताकत वाको में है और सिंहासन पर बैठने का हक भी उसी का होना चाहिए। इसके बाद वे लोग देखते हैं कि लॉर्ड मार्शल एरियोनन से रिडिक की जानकारी निकलवाने की कोशिश कर रहा था। तभी वाको की पत्नी उसे आदेश मानने के लिए कहती है, जबकि वह खुद रिडिक के पीछे की असली वजह जानना चाहती थी। इसी बीच टूम्स का जहाज क्रेमेटोरिया पहुंचता है। भयानक तूफान के बीच जहाज नियंत्रण खो देता है और एक गुफा से टकरा जाता है। टूम्स जंजीरों में बंधे रिडिक को लेकर जेल के अंदर पहुंचता है। रास्ते में रिडिक उसके एक आदमी को मार डालता है, लेकिन टूम्स हंसने लगता है क्योंकि अब उसे पैसे कम लोगों में बांटने पड़ेंगे। जेल के अंदर पहुंचने पर जेलर रिडिक को देखकर परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि रिडिक बाकी कैदियों से कहीं ज्यादा खतरनाक है, लेकिन नीचे पहुंचते ही रिडिक अपनी जंजीरों से खुद को आजाद कर लेता है और एक कर्मचारी को काबू में कर लेता है। तभी एक कैदी उस पर हमला करने आता है, लेकिन अचानक कोई उसे जंजीरों से पीछे खींच लेता है। रिडिक जब उस तरफ देखता है तो उसे एक लड़की दिखाई देती है। उसे देखकर वह तुरंत अपने चश्मे उतार देता है। उसी समय गव नाम का कैदी वहां आता है और जेल के नियम समझाने लगता है, लेकिन रिडिक साफ कह देता है कि वह यहाँ रुकने नहीं आया। इसके बाद वह उस लड़की को ढूंढने निकलता है, लेकिन अचानक वही लड़की उस पर हमला कर देती है। रिडिक आसानी से उसे काबू कर लेता है और उसे जैक कहकर बुलाता है, लेकिन लड़की गुस्से में कहती है कि जैक मर चुकी है। फिर वह अपने मुंह में छिपे ब्लेड से रिडिक को घायल कर देती है और खुद को कायरा बताती है।
है। इसके बाद वह रेलिंग के ऊपर से नीचे कूद जाती है। दूसरी तरफ रिडिक को ढूंढते हुए प्यूरीफायर वाको के पास आता है और कहता है कि शायद यह मिशन उनके विश्वास की परीक्षा है। दूसरी तरफ वाको गुस्से में प्यूरीफायर से पूछता है कि क्या वह उसकी वफादारी पर शक कर रहा है, लेकिन प्यूरीफायर कहता है कि बात सिर्फ इतनी नहीं है। उधर नेक्रोमॉन्गर्स के जहाज में वाको की पत्नी एरियन से रिडिक के अतीत के बारे में पूछताछ करती है। तब एरियन एक पुरानी भविष्यवाणी के बारे में बताती है जिसमें कहा गया था कि एक दिन एक फ्यूरियन योद्धा सबसे शक्तिशाली शासक का अंत करेगा। ये सुनकर वे समझ जाते हैं कि वह शासक और कोई नहीं बल्कि लॉर्ड मार्शल ही है और रिडिक उसकी मौत का कारण बनने वाला है। तभी वाको की पत्नी उसे उकसाते हुए कहती है कि अगर वह रिडिक को मार देगा तो उसे सिंहासन तक पहुंचने का मौका मिल सकता है। वाको वहां से चला जाता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि प्यूरीफायर उनकी सारी बातें सुन चुका था। उधर क्रेमेटोरिया जेल में अचानक खतरनाक जानवरों को कैदियों के बीच छोड़ दिया जाता है। सभी कैदी डरकर भागने लगते हैं। गव रिडिक को चेतावनी देता है कि उन जानवरों की आंखों में मत देखना, लेकिन रिडिक उसकी बात नहीं मानता। इसी दौरान कायरा बड़ी मुश्किल से उन जानवरों से बचती है, जबकि कई कैदी उनके हमले में मारे जाते हैं। फिर एक जानवर पानी के पीछे से निकलकर रिडिक के सामने आ जाता है। सबको लगता है कि अब रिडिक मर जाएगा, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि वह जानवर उसे नुकसान नहीं पहुंचाता। कुछ देर बाद गव देखता है कि रिडिक उस खूंखार जानवर को ऐसे छू रहा है जैसे वह उसका पालतू हो। इसी बीच कुछ गार्ड कायरा को पकड़ लेते हैं और उसके पास छिपे हथियार ढूंढने लगते हैं, लेकिन तलाशी के बहाने एक गार्ड उसके साथ गलत हरकत करने लगता है। कायरा तुरंत उसका विरोध करती है, लेकिन गार्ड मिलकर उसे काबू कर लेते हैं। तभी रिडिक वहां पहुंचता है। गार्ड उसे हल्के में लेते हैं, लेकिन अगले ही पल रिडिक सिर्फ एक कप की मदद से एक गार्ड को मार डालता है। यह देखकर बाकी गार्ड डरकर भाग जाते हैं। इसके बाद कायरा और रिडिक के बीच जोरदार बहस होने लगती है। कायरा बताती है कि वह लड़ना सीखना चाहती थी, इसलिए भाड़े के लड़ाकों के साथ चली गई, लेकिन आखिर में गुलाम बनकर रह गई। रिडिक उसे याद दिलाता है कि उसने उसे न्यू मक्का में सुरक्षित रहने को कहा था ताकि दुश्मन उससे दूर रहें, लेकिन फिर भी वह खुद उनके पास चली गई। कायरा गुस्से में कहती है कि उसके पास और कोई नहीं था। कुछ समय बाद जेल के ऊपरी हिस्से के दरवाजे खोले जाते हैं ताकि अंदर ताजी हवा आ सके। रिडिक तुरंत इस चीज पर ध्यान देता है और भागने की योजना बनाने लगता है। पास खड़ा गव उसकी असली पहचान पूछता है, लेकिन रिडिक जवाब देने के बजाय उसे अपने साथ भागने का प्रस्ताव देता है। उधर जेल के ऊपर जेलर ट्यूम्स को रिडिक के बदले आखिरी रकम देने की बात करता है। ट्यूम्स खुश हो जाता है, लेकिन तभी माहौल अचानक बदल जाता है। जेलर बताता है कि नेक्रोमॉन्गर्स का जहाज सीधे उनकी तरफ आ रहा है। यह सुनते ही ट्यूम्स घबरा जाता है। वह कहता है कि उसने पूरा ध्यान रखा था कि कोई उनका पीछा न कर सके, लेकिन जेलर गुस्से में कहता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि उसने नेक्रोमॉन्गर्स के कैदी को चुरा लिया था। देखते ही देखते दोनों के बीच गोलीबारी शुरू हो जाती है। अफरा तफरी के बीच ट्यूम्स रस्सी पकड़कर नीचे भाग निकलता है। जब ऊपर की गोलीबारी अचानक शांत हो जाती है, तब रिडिक रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ता है और सामने आसमान में नेक्रोमॉन्गर्स का विशाल जहाज अपनी तरफ आता देखता है। रिडिक नीचे मौजूद सभी पिंजरों को खोल देता है और बाहर निकलने वाले रास्ते तक पहुंचता है, लेकिन वहां पहुंचकर पता चलता है कि दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया था। तभी गव और बाकी कैदी भी वहां पहुंच जाते हैं। रिडिक उन्हें बताता है कि गार्ड लोग पैसे लेकर पहले ही भाग चुके हैं और उन्होंने दरवाजा इसलिए बंद किया ताकि कोई उनका पीछा न कर सके। फिर वह मजाक में कहता है कि अगर मौका मिलता तो वह भी यही करता। जाने से पहले रिडिक ट्यूम्स को उन्हीं खूंखार जानवरों के बीच एक पिंजरे में बंद कर देता है। इसके बाद वह गार्ड्स वाले मंच को ऊपर सतह की तरफ भेज देता है, लेकिन बाकी कैदी बाहर जाने से डर रहे थे क्योंकि उस ग्रह की धूप इंसानों को जला देती थी। तभी गव समझाता है कि जब तक रात है तब तक वे लोग सुरक्षित रहेंगे। अगर सूरज निकलने से पहले हैंगर तक पहुंच गए तो वे इस ग्रह से भाग सकते हैं। उधर गार्ड्स बाहर भागते कैदियों को देख लेते हैं और समझ जाते हैं कि वे उनके जहाज की तरफ जा रहे हैं। अनातोली अपना हथियार निकालकर निशाना लगाता है, लेकिन तभी उसे रिडिक कहीं दिखाई नहीं देता। अगले ही पल ऊपर से रिडिक हमला करता है और उसे तुरंत बेहोश कर देता है। इसके बाद दोनों तरफ से भयंकर गोलीबारी शुरू हो जाती है। हालात बिगड़ते देख गार्ड्स खुद को अंदर बंद कर लेते हैं। मौका मिलते ही रिडिक और बाकी कैदी पत्थरों वाले पहाड़ की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन तभी सूरज की जलती हुई गर्मी तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगती है। सभी लोग पत्थरों की छाया में छिप जाते हैं, लेकिन कायरा पीछे रह जाती है और सीधे धूप के सामने फंस जाती है। उसे बचाने के लिए रिडिक रस्सी के सहारे छलांग लगाता है। वह सही समय पर कायरा को पकड़कर वापस छाया में ले आता है। काफी मुश्किलों के बाद वे लोग पहाड़ की चोटी तक पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी नेक्रोमॉन्गर्स का विशाल जहाज वहां आ पहुंचता है। दूसरी तरफ जेल का दरवाजा खुलते ही नेक्रोमॉन्गर्स अंदर घुसने लगते हैं। तभी गार्ड्स अचानक उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। इसी अफरा तफरी के बीच रिडिक ऊपर से सीधे दुश्मनों पर हमला कर देता है, लेकिन लड़ाई के दौरान वाको रिडिक को गोली मार देता है, जिससे वह गिर पड़ता है। यह देखकर कायरा गुस्से में वाको पर टूट पड़ती है। वाको का संतुलन बिगड़ जाता है
और उसका हथियार दूर जा गिरता है। गव तुरंत हथियार उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वाको उसे मार डालता है। अब घायल रिडिक घुटनों पर होता है और वाको धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। तभी अचानक वही रहस्यमयी महिला रिडिक के सामने दिखाई देती है, जिसे वह अपने सपनों में देखता था। वह रिडिक के सीने पर हाथ रखती है और उसी पल उसे फ्यूरिया के विनाश की यादें वापस आने लगती हैं। रिडिक का पूरा शरीर कांपने लगता है। जैसे ही उसे लॉर्ड मार्शल का चेहरा याद आता है, उसके अंदर से एक भयानक शक्ति बाहर निकलती है। उस ताकत के धमाके से सारे नेक्रोमॉन्गर्स दूर जा गिरते हैं। इसी समय सूरज की आग जैसी गर्मी फिर से फैलने लगती है। वाको और उसके लोग तुरंत अपने जहाज की तरफ भागते हैं। कायरा आखिरी बार रिडिक की तरफ देखती है और उसे मरा हुआ समझकर जहाज में चली जाती है। कुछ देर बाद रिडिक होश में आता है। वह देखता है कि नेक्रोमॉन्गर्स का जहाज दूर जा चुका था। तभी उसके पीछे प्यूरीफायर आकर खड़ा हो जाता है। वह कहता है कि लॉर्ड मार्शल अब उसका पीछा नहीं करेगा अगर वह उनसे दूर रहे। साथ ही वह बताता है कि वाको बाकी लोगों से कहेगा कि रिडिक मर चुका है, ताकि आगे चलकर अचानक हमला किया जा सके। लेकिन यह सुनते ही रिडिक उसे पकड़ लेता है और गुस्से में पूछता है कि कायरा कहाँ है। रिडिक जब प्यूरीफायर से कायरा के बारे में पूछता है, तब वह एक बड़ा सच बताता है। वह कहता है कि वह खुद भी एक फ्यूरियन है। प्यूरीफायर अपने किए गए पापों पर पछतावा करता है। वह मानता है कि उसने पूरी जिंदगी ऐसे विश्वास के लिए लोगों को मारा जो कभी उसका था ही नहीं। फिर वह रिडिक को चेतावनी देता है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो कायरा का भी वही अंजाम होगा। इसके बाद वह उम्मीद जताता है कि शायद रिडिक ही लॉर्ड मार्शल का अंत करेगा। इतना कहकर प्यूरीफायर खुद सूरज की जलती हुई आग की तरफ बढ़ जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ हेलियन प्राइम पर लॉर्ड मार्शल वाको की तारीफ करता है, लेकिन उसके जाने के बाद वाको परेशान हो जाता है। उसे शक होने लगता है कि शायद रिडिक अभी भी जिंदा है। हालांकि उसकी पत्नी उसे समझाती है कि अब शक करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि लॉर्ड मार्शल पहले ही रिडिक को मरा हुआ मान चुका है। उधर लॉर्ड मार्शल एरियोनन के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या रिडिक सच में मर चुका है। एरियोनन रहस्यमयी अंदाज में जवाब देती है कि बहुत जल्द वह अंडरवर्ल्ड पहुंच जाएगा। यह सुनकर लॉर्ड मार्शल संतुष्ट होकर वहां से चला जाता है, लेकिन उसके पीछे एरियोन हल्की मुस्कान देती है, जैसे उसे सच्चाई पता हो। इसके बाद पूरी नेक्रोमॉन्गर्स सेना ग्रह छोड़ने की तैयारी करने लगती है। इसी दौरान वाको की पत्नी भीड़ में किसी से टकराती है और तभी उसे लोहे के कवच के पीछे चमकती हुई चांदी जैसी आंखें दिखाई देती हैं। वह तुरंत समझ जाती है कि रिडिक जिंदा है और चुपके से उसी जहाज में घुस चुका है। वह यह बात वाको को बताती है और उसके असफल होने पर ताना मारती है। जब वाको लॉर्ड मार्शल को बताने की सोचता है, तब उसकी पत्नी उसे रोक देती है। वह कहती है कि अगर रिडिक हमला करेगा तो वही मौका होगा जब वाको खुद लॉर्ड मार्शल को मारकर सिंहासन हासिल कर सकता है। पहले वाको मना कर देता है, लेकिन उसकी पत्नी उसे समझाती है कि जो शासक डरने लगे वह अब शासन करने लायक नहीं रहता। आखिरकार वाको उसकी बात मान लेता है। कुछ ही देर में पूरी सेना आसमान में उड़ने लगती है। हेलियन प्राइम पर बचे हुए लोग ऊपर देखते हैं, जहां नीली रोशनी का एक विशाल गोला आसमान में जाता दिखाई देता है। उधर जहाज के अंदर एक सैनिक को अचानक रिडिक की मौजूदगी का एहसास होता है, लेकिन कुछ देर बाद वही सैनिक मरा हुआ लॉर्ड मार्शल के सामने लाया जाता है। उसकी आखिरी यादों में रिडिक दिखाई देता है। यह देखकर लॉर्ड मार्शल तुरंत अपने सैनिकों को रिडिक को पकड़ने का आदेश देता है। इसी बीच रिडिक चुपके से क्वाजी डेड्स वाले हिस्से में पहुंच जाता है और सही मौके का इंतजार करने लगता है। जैसे ही दो सैनिक दरवाजे पर पहरा दे रहे होते हैं, रिडिक अचानक हमला करके दोनों को मार देता है और सीधे लॉर्ड मार्शल पर टूट पड़ता है। लेकिन लॉर्ड मार्शल उसकी चाल से बच जाता है। तभी वह अपने सैनिकों को रुकने का आदेश देता है और अगले ही पल रिडिक के सामने कायरा को लाकर खड़ा कर देता है। अब कायरा पूरी तरह नेक्रोमॉन्गर बन चुकी थी। उसकी आंखें और व्यवहार पूरी तरह बदल चुके थे। लॉर्ड मार्शल रिडिक से कहता है कि अगर वह मरना नहीं चाहता तो उसे भी उनकी तरह बदल जाना चाहिए। कायरा भी रिडिक को समझाने लगती है कि यह बदलाव उनके सारे दर्द खत्म कर देगा और फिर वे दोनों अंडरवर्ल्ड जैसी परफेक्ट दुनिया में साथ रह सकेंगे। रिडिक उससे पूछता है कि क्या उसे सच में होश है कि वह क्या बोल रही है, लेकिन कायरा बिना जवाब दिए वहां से चली जाती है। कायरा की हालत देखकर रिडिक गुस्से से भर जाता है। वह तुरंत लॉर्ड मार्शल पर चाकू फेंक देता है। एक पल के लिए लगता है कि हमला सफल हो गया, लेकिन अगले ही पल लॉर्ड मार्शल बिना घायल हुए खड़ा दिखाई देता है। फिर वह अपनी रहस्यमयी शक्ति का इस्तेमाल करता है। उसकी परछाइयां हर दिशा से रिडिक पर हमला करने लगती हैं। कुछ ही देर में रिडिक पूरी तरह कमजोर पड़ जाता है। लॉर्ड मार्शल उसके पास आता है और उसकी आत्मा बाहर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रिडिक फिर से ताकत जुटाकर उस पर हमला कर देता है।
अब लॉर्ड मार्शल भाला उठाकर रिडिक पर लगातार वार करने लगता है और एक बार फिर उसे बुरी तरह काबू में कर लेता है। लॉर्ड मार्शल फिर से भाला उठाकर रिडिक का गला दबाने लगता है। रिडिक पूरी तरह उसकी पकड़ में आ चुका होता है, लेकिन तभी अचानक पीछे से कायरा आकर लॉर्ड मार्शल को छुरा मार देती है। घायल होने के बावजूद लॉर्ड मार्शल तुरंत पलटकर वार करता है और कायरा दूर जाकर लोहे की नुकीली सलाखों से टकरा जाती है। वे सलाखें उसके शरीर को चीर देती हैं। यह देखकर वाको की पत्नी जोर से चिल्लाती है और वाको को हमला करने के लिए उकसाती है, क्योंकि यही सही मौका था। वाको धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तभी लॉर्ड मार्शल उसे आदेश देता है कि वह रिडिक को खत्म कर दे, लेकिन जैसे ही वाको अपना हथियार चलाता है, लॉर्ड मार्शल अपनी रहस्यमयी शक्ति से शरीर से अलग हो जाता है ताकि हमला उस पर न लगे। उसी पल रिडिक मौका देखकर सीधे उसके सिर में वार कर देता है। अगले ही पल लॉर्ड मार्शल वहीं ढेर हो जाता है और वाको का हमला खाली हवा में चला जाता है। यह देखकर वाको की पत्नी चीख उठती है, जबकि दूसरी तरफ एरियोनन हल्की मुस्कान देती है, क्योंकि भविष्यवाणी आखिर सच हो चुकी थी। उधर रिडिक घायल कायरा को अपनी बाहों में पकड़ लेता है। कुछ ही पलों बाद कायरा उसकी बाहों में दम तोड़ देती है। यह देखकर रिडिक पूरी तरह टूट जाता है। वह धीरे धीरे जाकर सिंहासन पर बैठ जाता है और फिर वाको समेत बाकी सारे नेक्रोमॉन्गर्स उसके सामने घुटनों पर झुक जाते हैं।